Hello students, hope all of you are well. So today actually I just want to give you some of the important notes, or you can say the important formulas of chapter number 1, some basic concepts in chemistry. So you can see here, atom of an element is the smallest particle of a substance that can take part in a chemical reaction and it has all the properties of that element. कहने का मतलब एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो सबसे छोटा पार्टिकल है जो स्पेशली केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और उनका प्रॉपर्टी जो होता है एलिमेंट का वो रिटेन करते हैं। मॉलिक्यूल भी जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं। डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी जो आप लोगों ने बचपन में ही पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडेस्ट्रक्टिबल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मतलब मैटर जो है एटम से बने हुए थे। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर सिमिलर टू ईच अदर इन शेप, साइज, मास एक्सेट्रा। हर एक एलिमेंट का अपना जो है, जो भी एटम्स होते हैं उनका शेप, साइज, मास सब क्या होता है, सिमिलर होता है हर एक एलिमेंट के। जैसे सोडियम के जितने भी एटम्स होंगे उन सबका शेप, साइज और मास क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह मैग्नीशियम का अलग एटम्स होगा और मैग्नीशियम में जितने भी एटम्स होंगे उन सबका शेप, साइज और मास क्या होगा, सेम होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन शेप, साइज, मास एंड प्रॉपर्टी। कहने का मतलब हर एक एलिमेंट का जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका अलग अलग शेप, साइज और मास, जैसे सोडियम का जो होगा और मैग्नीशियम का होगा तो अलग अलग एटम्स का शेप, साइज और मास होगा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड। हम सभी जानते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो उसी तरह से अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम्स मिलेंगे तो ही कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। इन अ गिवन कंपाउंड द रिलेटिव टाइप एंड द नंबर ऑफ डिफरेंट एटम इज ऑलवेज द सेम। यही है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब आज इसमें मॉडिफिकेशन क्या हुआ था, इसमें जो मॉडिफिकेशंस हुआ था, एटम इज़ नॉट इंडिविजिबल, मतलब उनका कहना था कि एटम जो है सबसे छोटा पार्टिकल है, लेकिन ये मॉडिफिकेशन हुआ कि एटम जो है इंडिविजिबल नहीं है। दूसरा, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस। जो हम लोग जानते हैं आइसोटोप्स का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो मास होते हैं वो उनके आइसोटोप्स हैं। इन नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड देयर इज नो फिक्स्ड रेशियो ऑफ द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। जितने भी नॉन स्टॉक्योमेट्रिक कंपाउंड है उनका जो फिक्स्ड रेशियो होना चाहिए एटम्स के वो नहीं रह पाते हैं। और दूसरा, बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस एटम ऑफ वन एलिमेंट कैन बी चेंज टू अनदर एलिमेंट। तो आपने देखा किस तरह से मॉडिफिकेशंस किया गया डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। एटॉमिक मास तो आप लोग जानते ही होंगे, एटॉमिक मास जनरली P+N होता है, बट आपको पूछा जाएगा अगर लिखने के लिए नोटबुक में कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो ये डिफाइन आप लिखना। पहले, atomic mass of an element is defined as the mass of one atom of 1/12th mass of carbon-12 atom. That is called atomic mass of an element. पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को लिया गया था स्टैंडर्ड, क्योंकि उसका एटॉमिक मास 1 था तो उसको स्टैंडर्ड रिलेटिव मास लिया गया। उसके बाद फिर ऑक्सीजन को रिप्लेस किया गया और फिर फाइनली जाकर के इन लोगों ने कार्बन पे जाकर के छोड़ दिया कि कार्बन को ही हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास लेंगे और इसी से सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। Atomic mass of an element is mass of one atom divided by mass of one atom of carbon-12 into 12। यही निकाला गया था atomic mass of an element। Average atomic mass क्या होता है? If an element exists in two isotopes having isotopic या atomic masses A and B, मान लो 2 आइसोटोप है उनका और उनका रेशियो जो है m/n है, तो अगर आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो यहाँ पे देख लीजिए जो भी रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं इनटू जो आइसोटोप्स है वो, प्लस दूसरे रेशियो में जो एग्जिस्ट करते हैं प्लस दूसरा जो आइसोटोप है वो, अपॉन जितने रेशियोज हैं उसको सम कर देंगे। मतलब Ma plus Nb by m plus n, where A and B are atomic mass and m and r ratio। m और n क्या है, रेशियो से। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन-12 by 12। मतलब एक एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg। अब आ जाइए ग्राम एटॉमिक मास के ऊपर में। ग्राम एटम किसको कहते हैं? द मास इन ग्राम ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द एटॉमिक मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। कहने का मतलब किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उसको अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहा जाता है। तो इसका फॉर्मूला हो गया ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। पहले तो मास लिख देना है जो भी दिया हुआ है और उसको एटॉमिक मास को किस में लिखना है, ग्राम में लिखना है। तो यही हो जाएगा ग्राम एटम्स ऑफ एन एलिमेंट। अब आ जाइए मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास क्या होता है? मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल बाय 1/12th मास ऑफ कार्बन-12 एटम।
मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का निकालना है तो जो भी मास है आपका 1 मोल का एलिमेंट का वो लिख देना है और उसको डिवाइड करना है 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम से, तो जो वैल्यू निकलेगा वो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस हो जाएगा। जैसे मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल अगर किसी भी मॉलिक्यूल का है, उस मॉलिक्यूल का जितना मास होगा वो डिवाइडेड बाय कार्बन 12 इंटू 12 से अगर आप मल्टीप्लाई फिर कर दोगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस निकल जाएगा। ये चीज़ को याद रखना, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ मास ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मास ऑफ 1 molecule is the sum of mass of all the atoms present in the molecule। अब आ जाइए ग्राम मोलिकुलर मास, मतलब ग्राम मोलिकुल किसको कहते हैं? द मास इन ग्राम्स ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of a substance। The mass in grams of 6.022 into 10⁻23 molecules of a substance, it is equal to the molecular masses expressed in gram। मतलब ग्राम में जनरली जो एक्सप्रेस करते हो ना एटम्स को, उसी को कहा जाता है ग्राम मोलिकुलर मासेस। ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस या ग्राम मोलिकुल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस बाय मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। यही है ग्राम मोलिकुलर मास। जनरली ज़्यादा नहीं कंफ्यूज होना है, आप लोगों को सीधा सीधी याद रखना है, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो गया, मोलिकुल को ग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया तो ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। अब आ जाइए मोल कंसेप्ट, जो इस चैप्टर का सबसे मेन कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट। मोल सबसे पहले ये जो वर्ड है ये ऑस्टवार्ड ने दिया था। किसने दिया था? ऑस्टवार्ड ने। 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। 1 मोल किसके बराबर होता है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के बराबर 1 मोल होता है। 1 मोल की वैल्यू कितनी आएगी? 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ एटम्स में कितने एटम्स होते हैं? किसी भी एलिमेंट का जो पूछा जाएगा 1 मोल ऑफ एटम में कितने एटम्स होते हैं तो सीधा सीधी जवाब देना है। अवोगैड्रो नंबर जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर एलिमेंट का 1 मोल तो ग्राम एटॉमिक मास, कंपाउंड का 1 मोल ग्राम मोलिकुलर मास, आयनिक कंपाउंड का 1 मोल ग्राम फॉर्मूला मास और गैस का 1 मोल 22.4 लीटर एट एनटीपी। इसको याद रखना क्योंकि ये थोड़ा जो है तुम लोगों को नहीं दिख रहा था, तो अभी ये अगर ऐसा है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये याद रहेगा। देखिए ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, बहुत बच्चों को याद करने में बहुत डिफिकल्टीज होती है कि सर इतने लॉज हैं, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। बस मैं आपको एक शॉर्टकट तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन याद रखना है। सबसे पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कहने का मतलब टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस जो प्राउस्ट ने दिया था। अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज हैज द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द सोर्स ऑफ हाउ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब ये सीधा सीधी था कि जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उनका रेशियो क्या होगा? फिक्स्ड होगा। जैसे H2O का फॉर्मेशन हमेशा उसका रेशियो 1:8 रहेगा। तो ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देख लो हर एक साइंटिस्ट के नाम के आगे में मैंने राउंड कर दिया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लेवोजियर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन प्राउस्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन रिचर, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम गै-लुसैक। तो ये जो पांचों लॉ है इसको ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन डाल्टन ने दिया था। उन्होंने कहा था व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स द मास ऑफ 1 एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो टू ईच अदर। मतलब एक ही एलिमेंट जब 2 एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा तो उनका जो रेशियो होगा, तो जो एलिमेंट दोनों एटम्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड रेशियो होगा। वो चाहे इस एलिमेंट में हो या दूसरे, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड लो या सोडियम ऑक्साइड लो, सोडियम का जो रेशियो होना चाहिए वो फिक्स्ड होना चाहिए। ओके, अब आ जाओ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो रिचर साहब ने दिया था। रिचर साहब ने कहा था व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द थर्ड एलिमेंट, जब 2 अलग अलग एलिमेंट फिक्स्ड मास से तीसरे एलिमेंट से कंबाइन करता है, द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे कंबाइन, जिस रेशियो से वो कंबाइन करते हैं विल बी आइदर सेम और होल नंबर मल्टीपल ऑफ द मास रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ ईच अदर। उनका कहने का सीधा सीधी मतलब था जब कोई 2 अलग अलग एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन करता है तो उनका जो मास का जो फिक्स्ड रेशियो है या तो वो सेम होगा, अदरवाइज होल नंबर में मल्टीपल्स ऑफ मास में एग्जिस्ट होगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एंड लास्ट है हमारा लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो गै-लुसैक साहब ने दिया था। जब व्हेन 2
मोर गैसेस कंबाइन टू फॉर्म, जब दो गैसेस किसी गैसेस के साथ कंबाइन होकर के जो फॉर्मेशन करते हैं एज अ प्रोडक्ट का, तो उनका टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स्ड रहता है. दे कंबाइन इन अ सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स एंड ऑल्सो बी आर अ सिंपल रेशियो विद द वॉल्यूम्स ऑफ द प्रोडक्ट. उनका सीधा सीधी मतलब है जब दो गैस कंबाइन होकर के एक तीसरा गैस का फॉर्मेशन करता है एट फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उनका जो कंबाइनिंग सिंपल रेशियो है वॉल्यूम्स का, वो एक सिंपल रेशियो ही वॉल्यूम प्रोडक्ट में भी देते हैं. तो ये था हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस. अब हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में. अब आ जाओ, किसको कहते हैं परसेंटेज कंपोजिशन? इट इज़ द रिलेटिव मेजर ऑफ मास ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड. किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, देन परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स इनटू 100. याद रखना ये परसेंटेज कंपोजिशन है. किसी भी एलिमेंट का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट बाय मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स इनटू 100. अब आ जाइए यूनिट्स के बारे में. जनरली दो टाइप्स के यूनिट होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं. जैसे यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, ये तीनों जो है इंडिपेंडेंट है, ये कहीं से डेराइव नहीं किए जा सकते हैं. इसको फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं. जैसे अब मान लीजिए अगर टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब के सब बेसिक यूनिट्स हैं जिनको डिराइव किया जाता है. तो डेराइव यूनिट्स क्या हो गया? यूनिट्स दैट कैन बी डेराइव फ्रॉम द बेसिक यूनिट्स आर कॉल्ड डेराइव्ड यूनिट्स. एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए ये सब बेसिक यूनिट से जो डेराइव किया जाता है, जैसे फोर्स का लोगे, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन. तो इस यहाँ से तुम जो है मास का यूनिट ले लोगे, एक्सेलरेशन का यूनिट, जिससे ड्राइव किया जाता है. तो वो ड्राइव करने वाले यूनिट जो होते हैं वो होते हैं बेसिक यूनिट. तो बेसिक यूनिट कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको जस्ट अभी बताया, बेसिक यूनिट हो गए हमारे टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस. ये सब के सब क्या है? बेसिक यूनिट्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में FPS सिस्टम, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम. फुट, सेंटीमीटर, फुट, पाउंड, सेकेंड होता है FPS में. FPS का मतलब ही हो गया F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड. CGS में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड. MKS में मीटर, किलोग्राम, सेकेंड. लेकिन ऐसा यूनिट अगर निकालोगे तो इन सब का जो है लेंथ का मीटर, वेट का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल हो जाएगा. 7 बेसिक ऐसा यूनिट्स यही जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया. लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या हो जाएगा? मोल. तो ये क्या है? ये सातों के सातों हमारे बेसिक ऐसा यूनिट्स. अब आ जाइए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर. किस तरह से आप इंच को जूल में, किलो कैलोरी को जूल में, या कैलोरी को जूल में, इंच को सेंटीमीटर या मीटर में, लीटर को मिलीलीटर में, ये सारे कन्वर्जन हम लोगों को यूज़ होने वाले हैं. आपको मैं दिखा देता हूँ ये टेबल का आप एक लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज इसको लिख लो. तो ये टेबल में आप देख सकते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू कितना इंच, कोई पूछेगा 39.37 इंच. 1 कैलोरी कितना जूल? 4.184 जूल. 1 ESU कितना कूलम? 3.3356 into 10 to the power minus 10 कूलम. 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट कन्वर्जन हैं. किस तरह से कन्वर्ट करना है? इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2.54, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करोगे 1000 मिलीलीटर. 1 गैलन US को 3.79 लीटर. 1 LB 453.59237 ग्राम. 1 न्यूटन 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 into 10 to the power minus 19 जूल. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96.5 किलो जूल पर मोल. 1 AMU MeV बराबर 931.5016 MeV. 1 किलोवाट per hour is equal to 3600 kilojoule. 1 horsepower is equal to 746 watt. 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. 1 ESU is equal to 3.356 into 10 to the power minus 10 coulomb. 1 dyne is equal to 10 to the power minus 5 newton. 1 atmospheric is equal to
10 या फिर आप 1,01,325 पास्कल. 1 बार इज इक्वल टू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. 1 लीटर एटम इज इक्वल टू 101.3 जूल. 1 ईयर इज इक्वल टू 3.1536 into 10 to the power 7 second. 1 dBi is equal to 1 into 10 to the power minus 18 ESU centimeter. 1 mole of gas is equal to 22.4 liter at STP. 1 mole of substance is equal to N0 molecules. ये जो एवोगैड्रो नंबर था ना, N0 molecules वहाँ पे दिया. 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू N0 एटम्स. अच्छा, टेम्परेचर का कन्वर्ट करने का तो आप लोगों को पता होगा. डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32. 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 to the power minus 10 मीटर और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power minus 9 मीटर. तो इस तरह से आप किसी भी ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जो आपके लाइफ में या स्पेशली न्यूमेरिकल्स बनाते समय आपको यूज आएंगे. अब आ जाए सिग्निफिकेंट फिगर्स पे. सिग्निफिकेंट फिगर्स जितने भी हैं, ऑल सर्टेन डिजिट्स एंड 1 डाउटफुल डिजिट इज अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स. कोई पूछा जाएगा जो निश्चित डिजिट है और एक डाउटफुल डिजिट है, उसी को जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स का है. जैसे 23.42. देयर आर 3 सर्टेन नंबर्स 2, 3, 4. देखो 3 नंबर है, 2 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 4 है. एंड 1 डाउटफुल नंबर 2. अब पूछा जाएगा भाई ये 2 जो है तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए? 4. अब आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स. So you can see the rules for significant figures. All non-zero digits are significant. सबसे पहले याद रखना है जितने भी non-zero digits हैं वो significant हैं. All zeros between non-zero digits are significant. जितने भी जीरो जो दो विदाउट जीरो डिजिट जैसे 1 और 3 के बीच में अगर 2-3 जीरोज़ हैं तो वो सबको वैल्यू को काउंट करोगे वो सिग्निफिकेंट होंगी. जीरोज़ आर टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट non-zero digits आर नॉट सिग्निफिकेंट. हाँ, पहला जो नन जीरो डिजिट है और उससे पहले जितने भी जीरोज है वो जो है क्या है? नन सिग्निफिकेंट है. जीरोज दैट आर टू बी राइट ऑफ द लास्ट नन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. हाँ, जैसे मान लीजिए राइट साइड में अगर नन जीरो डिजिट है और उसके साइड नन राइट साइड में जो नन जीरो डिजिट है जैसे 1 और ट्रिपल जीरोज हो गए तो ये सब जो है सिग्निफिकेंट हो गए. इतना याद रखना है, ये रूल्स है सिग्निफिकेंट फिगर्स का. उसके बाद हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे उसका भी रूल्स मैं बता देता हूँ. देख सकते हैं आप राउंडिंग ऑफ व्हेन द नंबर स्पेशली राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इन अ नंबर इज लेस देन 5 देन द नंबर प्रीसीडिंग इट इज रिटेन. फॉर एग्जांपल 4.231 अगर इसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 4.23 होगा. व्हेन द राइट मोस्ट डिजिट टू बी राउंडेड ऑफ इन अ नंबर इज मोर देन 5, अगर 5 से बड़ा हुआ तो उसको क्या करोगे? जो सेकेंड मतलब उससे पहले वाला डिजिट में एक इंक्रीज कर दोगे. एज फॉर एग्जांपल देख लीजिए 4.237 तो इसका राउंडेड सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा 4.24. क्यों? क्योंकि 7 जो है 5 से बड़ा है. व्हेन सच अ नंबर इज इक्वल टू 5, जहाँ पर अगर इक्वल होगा 5 के बराबर होगा देन द नंबर प्रीसीडिंग इट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड इट इज इफ इट इज ऑड देन रिटेन इट इज इवन. मतलब सीधा सीधी समझ जाओ, अगर 5 या 5 से बड़ा होगा तो उसमें एक ऐड कर. कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशंस कैसे हैं? इफ़ 2 और मोर नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन्स आर टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड द नंबर शुड बी अप टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेस आर प्रेजेंटेड इन द टर्म्स हैविंग द फास्ट नंबर ऑफ डेसिमल्स प्लेसेस. यहाँ पे देख सकते हैं आप, अगर 2.71 और 1.033 इस दोनों को ऐड करना है तो एक में देख लीजिए आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है. तो आपका जो राउंड फिगर होना चाहिए मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक चलेगा. इफ 2 और मोर नंबर्स हैविंग डिफरेंट प्रिसीजन्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देन द नंबर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज दैट इज द लीस्ट प्रिसाइज नंबर. अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई या डिवाइड करना होगा तो उसमें कैसे? जैसे मान लीजिए 1.112 को 0.22 से मल्टीप्लाई किया, आपका आंसर आया 0.24464. लेकिन 0.22 से ही मल्टीप्लाई करना था तो पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक ही आंसर लिखना है. तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लोगे. अब आ जाइए कि एटॉमिक मास को कैसे डिटरमाइन करना है. सबसे पहले डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड मेथड एंड कैनिज़ारोस मेथड. डुलोंग और पेटिट्स लॉ क्या है? स्पेशली अबाउट द हीट इनटू एटॉमिक मास. कहा था द प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक हीट इन calorie per gram of a solid element and its atomic mass is equal to 6.4. याद रखना, डुलोंग और पेटिट्स ने अपना लॉ दिया था कि किसी भी प्रोडक्ट जो स्पेशली सॉलिड है
उनका जो स्पेसिफिक हीट होगा, जो भी वैल्यू होगा स्पेसिफिक हीट का, और उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, उस दोनों का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई जब करोगे आप तो स्पेसिफिक हीट को और एटॉमिक मास को, तो वो कितने के इक्वल होना चाहिए? 6.4 के। लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या है? सब्सटेंस सच एज पोटासियम सल्फेट एंड पोटासियम क्रोमेट फॉर्म क्रिस्टल्स ऑफ सिमिलर शेप्स एंड साइज एंड हैव सेम कंपोजिशन। यहाँ पे देख लीजिए K2SO4 और K2Cr2O4, मतलब ये आइसोमॉर्फिज्म जो है, जैसे सब ग्रुप आपने पढ़ा होगा, तो ये 6th A सल्फर है और 6th B क्रोमियम है। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स हैं, इनका जो क्रिस्टल है इनका सेम शेप होगा, सेम साइज होगा, और कंपोजिशन भी आप देख ही रहे हैं कि सेम है। अगर मान लीजिए आपको किसी का मोलिकुलर मास निकालना है, तो कितने तरीके से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं? आप देख सकते हैं यहाँ पर, फ्रॉम वेपर डेंसिटी, फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, relative lowering of vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, osmotic pressure, Victor-Meyer methods और ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। इतने तरह से आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केमिकल इक्वेशंस। अ केमिकल इक्वेशन इज अ रिप्रेजेंटेशन of a chemical change in the form of symbols and formula of the reactants and products of the reaction। जैसे मान लीजिए दो रिएक्टेंट है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड, इस दोनों को रिएक्ट कीजिएगा तो बेरियम सल्फेट और HCl बनेगा। अब इस टाइप का अगर आपको मान लीजिए निकालना हो क्वेश्चन, मास मास का रिलेशनशिप, मोल मोल का रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम का रिलेशनशिप, तो कैसे निकालोगे? जैसे मान लीजिए यहाँ पर, टू कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 25 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे देख लीजिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आता होगा आप लोगों को, 100/25 इज इक्वल टू 44/x। ये यूनिटरी मेथड है। 100 ग्राम 44 ग्राम को देता है, तो 1 ग्राम 44/100 को देगा, तो 25 ग्राम 44/100 इंटू 25 हो जाएगा। तो 25 4 जा 100 एंड 4 11 जा 44, तो टोटल 11 ग्राम हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप मास मास रिलेशनशिप निकाल सकते हैं कि किसी का एक का मास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कितना होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। मोल मोल रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 5 मोल्स ऑफ KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2। अब मान लीजिए KClO3 को MnO2 के साथ प्रेजेंस पे रिएक्शन करोगे तो क्या बनेगा? KCl प्लस O2 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले तो रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए। KClO3 इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड गिव्स KCl प्लस O2। तो रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो दोनों साइड 2 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। 2 मॉलिक्यूल KClO3, 2 मॉलिक्यूल KCl और 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन देता है। मतलब 2 मोल KClO3 गिव्स 3 मोल O2, तो 5 मोल्स KClO3 कितना मोल्स हमें O2 देगा? ईजी है, एकदम ईजीएस्ट क्वेश्चन है। 2/5 इज इक्वल टू 3/n, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 × 5/2, 15/2, दैट इज 7.5 मोल। इस तरह से आप मोल मोल रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। अब आ जाइए मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड एट NTP बाय कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ 8.5 ग्राम ऑफ H2O। अब देख लीजिए H2O2 का रिएक्शन पहले देख लीजिए, H2O प्लस O2 हो जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस कर दीजिए, दोनों साइड 2 लग जाएगा। 2H2O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस O2। अब H2O2 का अगर मोलिकुलर मास निकालोगे तो कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 32 प्लस 2 34, 2 × 34 इज इक्वल टू 22.41 होगा ना H2O का, 22.41, राइट। तो अब आपको पूछ रहा है 8.5 में कितना होगा? 8.5 में ये 22.41 है, ये 22.4 लीटर है, इसलिए मैं बता दिया हूँ मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में लीटर में चेंज होता है, याद है ना। तो 2 × 34 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर, तो 8.5 ग्राम बराबर कितना लीटर? इजी है, x का वैल्यू सीधा सीधी निकालना है। 22.4 × 8.5 अपॉन 2 × 34 मतलब 64, सबको कैलकुलेट करोगे तो 2.81 यही आएगा वैल्यू। अब आ जाइए वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम रिलेशनशिप कैसे निकालोगे? टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ ब्यूटेन। सबसे पहले आप ब्यूटेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। अब आप जो है रिएक्शन को बैलेंस कर दो, तो 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2। तो 2 मोल ब्यूटेन जो है 8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो 2 वॉल्यूम 8 वॉल्यूम देगा, तो 40 ml कितना देगा?
तो पता है आपको 2/40 इज इक्वल टू 8/x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 40 इंटू 8/2, 2 4 जा 8, 40 4 जा 160 ml देगा। कितना देगा? 160 ml। अब आ जाएगा परसेंटेज प्रोडक्ट, इसी को परसेंटेज यील्ड भी कहा जाता है। परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इनटू 100। तो मतलब थ्योरेटिकल वैल्यू ऑब्जर्व्ड वैल्यू इनटू 100, यही होता है परसेंटेज प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन। और एक टॉपिक है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। कोई पूछेगा आपको व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? इन अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग मोर देन वन रिएक्टेंट, द डिफरेंट रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मोल्स। If there are taken in a stoichiometric molar ratio, then all the reactants are consumed and nothing is left. But if they are not taken in the stoichiometric molar ratio, then one of them will be consumed earlier and it is limits the progress of this reaction. The other reactant or reactants are left unreacted. So the reactant which is consumed first in the reaction is responsible for the limiting and the reaction is called the limiting reaction. सीधा सीधी समझो, स्टॉइकियोमेट्रिक रिएक्शन में लोगे तो सबके सब चीज़ जो है रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगा। लेकिन अगर स्टॉइकियोमेट्रिक रिएक्शंस नहीं लोगे, बात समझ रहे हो? इफ दे आर टेकन इन अ स्टॉइकियोमेट्रिक मोलर रेशियो देन ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड and nothing is left. But if they are not taken in the stoichiometric reaction, तो क्या होगा? stoichiometric molar ratio में नहीं लोगे तो ऐसा होगा कि कोई सामान जल्दी रिएक्शन होगा तो वो कम हो जाएगा। तो वो जो कम हो गया वो सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल होगा, इसीलिए उसी सब्सटेंस को लिमिटिंग रिएजेंट कहोगे। मतलब जैसे मान लो कोई रिएक्टेंट था, कोई 2 मॉलिक्यूल था, 1 मॉलिक्यूल था, तो 1 मॉलिक्यूल वाला जो है जल्दी रिएक्ट कर लिया इस 2 मॉलिक्यूल से, तो अब वो जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। उसको क्या कहोगे? लिमिटिंग रिएजेंट। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको बस स्क्रीनशॉट लेते जाना। जैसे देख लो यहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स, ये 6 प्रॉब्लम्स को आप लोगों को सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद 7 से लेकर के ये 15 तक ये भी देख लो, 7 से 14 तक इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, और 14 से लेकर 22 तक या 15 से लेकर 22 तक, ठीक है, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। ये 23 से लेकर के 30 तक ये सारे क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर नहीं ले पा रहे हो तो रिवाइंड कर दो, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने हैं, और जो भी क्वेश्चंस आपको डाउट हो आप मुझे इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर सकते हो कि सर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा। अब अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशंस की हिंट भी मैं आपको दे देता हूँ, देख लीजिए। ये 1 से लेकर के 3 तक है, उसके बाद ये 4 से लेकर के 7 तक है, उसके बाद ये बाकी जो है 13 से लेकर के 24, और इस तरह से आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे पॉज कर लेना, समझना, अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो ज़रूर पूछना। ये था हमारा आज फर्स्ट चैप्टर का सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। इसी बेस्ड पर आप लोगों को न्यूमेरिकल्स बनाना होगा। आई होप सब लोगों को मज़ा आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है देन यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट कि सर मैं ये नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया। ये सारे न्यूमेरिकल्स निकालने के कुछ फॉर्मूले थे। अगर आप लोगों को और कुछ फॉर्मूले चाहिए जैसे मोलैरिटी का, तो वो भी मैं आपको दे देता हूँ। ये वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला है, आप लोग एक बार इसको क्लिक कर लेना। ये मोलैरिटी का हो गया, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेना मोलैरिटी का, राइट। देख लीजिए एक न्यूमेरिकल्स भी बनाया हुआ है मोलैरिटी पे बेस्ड पे। उसके बाद फॉर्मेलिटी का बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था, तो एक फॉर्मेलिटी का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बना हुआ है, राइट। उसके बाद मोलैरिटी का ले लीजिए। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको बना सकते हैं। मोल फ्रैक्शन देख लीजिए, मोल फ्रैक्शन किसको कहते हैं, कैसे आप निकालिएगा मोल फ्रैक्शन, राइट। आयनिक कंपाउंड का मोलैरिटी कैसे निकालना है, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में करना कि सर मुझे ये डाउट है, वो डाउट है, जो भी आपका डाउट होगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।